कहानी की शुरुआत फ्रांस के एक छोटे से गांव को दिखाते हुए होती है, जहां अचानक कुछ सैनिक घुस आते हैं और गांव के सभी मर्दों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सभी मर्दों को गांव के बीच में इकट्ठा किया जाता है। उन आदमियों की फटी पड़ी थी कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वहीं उनकी पत्नियां रो रही थी और सैनिकों से माफी मांग रही थी कि हमारे आदमियों को जाने दो, लेकिन वो सैनिक किसी की नहीं सुनते। एक आदमी जब इसका विरोध करता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। जिसके बाद सैनिक सभी आदमियों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी रोज नाम की एक औरत अपने मरे हुए मंगेतर के पास आती है और उससे लिपटकर रोने लगती है। फिर रात होने पर सभी औरतें और बच्चे एक घर में इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को अब एक दूसरे का ही सहारा था। वे सोचते हैं कि उन सभी मर्दों के साथ क्या हुआ होगा। शायद उन्हें जेल में रखा होगा या मार दिया होगा। क्या पता एक दिन वो वापस लौट आए। वो एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश करती हैं। तभी वॉयलेट नाम की एक लड़की अपनी माँ मरीन के पास आती है, जो खाने का इंतजाम कर रही थी। वॉयलेट उनसे रोज के बारे में पूछती है। मरीन बताती है कि रोज तो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। वॉयलेट उसके लिए खाना लेकर जाती है और जैसे ही वो उसके कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रोज चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत उदास थी। वॉयलेट उसे कुछ नहीं कहती, बस उसे गले लगा लेती है। फिर अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत वॉयलेट से बात करती है। वो नोटिस करती है कि वॉयलेट अब पहली जैसी खुश नहीं दिख रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या उन मर्दों में तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था। वॉयलेट कहती है कि नहीं, मेरी पिंकी अभी तक सील पैक है और अभी तक किसी भी मर्द ने मेरी प्यारी तितली का चमगादड़ नहीं बनाया है। जो सुनकर बुढ़िया कहती है कि ठीक है, फिर तुम थोड़ा आराम कर लो। जिसके बाद वो बाकी औरतों के साथ खेतों में काम करने चली जाती है, जबकि वॉयलेट घर पर ही रहती है। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही सभी औरतों की फट जाती है। लेकिन वो बूढ़ी औरत जल्दी से रोज के पास जाने लगती है। उसे डर था कि कहीं सैनिक रोज को दबोच ना ले। उधर वॉयलेट भी जल्दी से रोज के घर की तरफ भागती है। वह उसके घर पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वॉयलेट उसे हर जगह ढूंढने लगती है और देखती है कि रोज एक मैदान में खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने थे और वह चुपचाप बैठी अपने शादी के कपड़ों को जलते हुए देख रही थी। जो देखकर वॉयलेट को चिंता होने लगती है कि कहीं धीरे धीरे ये सभी औरतें मर्दों के बिना बिजली गिर ना हो जाएं। इसलिए वो इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला करती है। रात होते ही वो गांव छोड़ देती है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। अब उसे चलते चलते सुबह हो जाती है। आगे बढ़ते समय उसे एक पुल पर सैनिक दिख जाते हैं, तो वह तुरंत छुप जाती है। उसे डर था कि कहीं अगर इन सैनिकों ने उसे देख लिया तो वो सभी बारी बारी से उसकी पिंकी बजाने लग जाएंगे। इसलिए वह अपनी फटी हुई गींड लेकर वापस अपने गांव लौट आती है। वो एक घर के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के पास आती है और उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अगले दिन कुछ औरतें मिलकर खेत देखने जाती हैं, जहाँ धान को देखकर वो फैसला करती हैं कि अब उन्हें फसल काट लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी मिलकर फसल काटने के काम में लग जाती हैं। वहीं वॉयलेट भी खेत में काम कर रही थी, पर क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो औरतें और बच्चे जल्दी थक जाते हैं। कुछ औरतें जाकर पेड़ों के नीचे बैठ जाती हैं, तो कुछ औरतें नंगी होकर नदी में नहाने लगती हैं। इसी बीच वॉयलेट पूछती है कि अगर कभी मर्द वापस ही नहीं आए तो हमारा क्या होगा, हमारी पिंकी कौन मारेगा। जो सुनकर सभी चुप हो जाती हैं, क्योंकि किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक से चर्च की घंटी बार बार बजने लगती है, जहाँ उस घंटी को बजाने वाली औरत दहाड़े मार मार कर रो रही थी। फिर गाँव की सभी औरतें उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। लेकिन इस पर वो औरत उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और सर्दियां आ जाती हैं। वॉयलेट अपने छोटे भाई पप्पू के साथ काम कर रही थी, जिस दौरान वह पप्पू को उनके बाप के बारे में बताती है। कहती है कि हमारा बाप बहुत ही समझदार था, क्योंकि वो हरियाणा से था। उसी ने ही मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाया और इस गाँव में मैं ही इकलौती लड़की हूँ जो पढ़ लिख सकती हूँ। बाकी की सभी औरतें तो अंगूठा छाप हैं। वो पप्पू को भी पढ़ाई करने को कहती है, लेकिन पप्पू का ध्यान तो लड़कियों की पिंकी मारने में था। फिर एक दिन काम करने के बाद जब वॉयलेट और रोज साथ में बैठी थी, तब रोज उसे बताती है कि आजकल मैं दिन भर बिल्लू बांसुरी के बारे में सोचती रहती हूँ, क्योंकि उसके जितनी बड़ी बांसुरी पूरे गांव में किसी की भी नहीं थी। वहीं वॉयलेट चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और सोचती है कि काश मुझे भी बिल्लू बांसुरी जैसा मर्द मिल जाता, लेकिन मेरी किस्मत में तो सिर्फ उंगलियों का कमाल ही लिखा है। अब धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। फिर एक दिन जब वॉयलेट और बाकी औरतें मिलकर सेब तोड़ रही थी, तभी वॉयलेट की नजर पहाड़ी पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी इनके गांव का नहीं था। उन औरतों को लगता है कि शायद ये रास्ता भटक गया होगा और खुद ही यहाँ से चला जाएगा, जो कहकर वो फिर से अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। अब उन औरतों की फटने लगती है, क्योंकि शायद ये आदमी उनके लिए खतरा हो सकता था। वहीं वॉयलेट अपना काम तो कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस आदमी के ऊपर ही था। तभी अचानक से वो आदमी वॉयलेट के पास आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम पीटर है, मैं एक लोहार हूँ
और रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज रात के लिए मैं इस गाँव में रुक सकता हूँ? जो सुनकर वॉयलेट घबरा जाती है और तुरंत गाँव की बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगती है। फिर जब बूढ़ी औरत हाँ में सिर हिलाती है तो वॉयलेट पीटर को अपने साथ चलने को कहती है। वॉयलेट की बहुत फटी पड़ी थी, जिस वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे डर था कि कहीं ये आदमी उसे झाड़ियों में दबोच ना ले, लेकिन पीटर उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, जिससे वॉयलेट की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। आगे पीटर उसे बताता है कि मैं घाटी के पीछे वाले खेत से आया हूँ और मैं अक्सर जंगलों में ही रहता हूँ। लेकिन जब वॉयलेट उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो, तो यह सुनकर पीटर हैरान हो जाता है। फिर घर पहुँचते ही वॉयलेट उसके सोने का इंतजाम करती है और उसे खाने के लिए फल और पानी देती है। पीटर ये देखकर बहुत खुश होता है और वॉयलेट से पूछता है कि क्या गांव में किसी घोड़े या गधे को नाल लगाने की जरूरत है। वॉयलेट कहती है कि हाँ। पीटर कहता है कि फिर तुम उस जानवर के देखभाल करने वाले को बुला दो। जो सुनकर वॉयलेट चुप हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये काम उसके साथ मिलकर करेगा। इसलिए वह जाने से पहले पीटर से कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो तो कल फसल काटने में हाथ बटा देना। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी गाँव की बाकी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और पूछती हैं कि क्या तुमने उसका हथियार देखा। वॉयलेट कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वॉयलेट की माँ उसे कहती है कि तुम्हें उस आदमी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए ताकि तुम उसे और बेहतर जान सको। पर तभी गाँव की वो बुढ़िया उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी अनजान आदमी में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। इन आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी तुम्हें अकेला पाकर तुम्हारी पिंकी बजा सकते हैं। फिर उस रात पीटर के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी वॉयलेट को दी जाती है, जहाँ मैरी भी उसकी खाना बनाने में मदद करती है। तभी वॉयलेट का छोटा भाई पप्पू वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं पीटर से बात कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है। इसके बाद जब वॉयलेट पीटर के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि पीटर गहरी नींद में सो रहा था। तभी वो उसके बैग को देखती है जिसमें से उसकी बंदूक का हैंडल दिख रहा था। उस वक्त वॉयलेट उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पीटर भी खेतों में काम करने लगता है और उसकी मदद से फसल जल्दी कट जाती है। तभी वॉयलेट देखती है कि अब बाकी औरतों का बिहेवियर बदलने लगा था। जहाँ पहले वो औरतें झाइलों की तरह नंगी घूमती रहती थीं, वहीं अब वो अच्छे कपड़े पहनने लगी थीं और बहुत ही सलीके के साथ रहने लगी थीं। फिर काम खत्म होने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। पीटर उन औरतों की मेहनत और ताकत की तारीफ करने लगता है और कहता है कि यार तुम लोगों में तो मर्दों से भी ज्यादा दम है, जो सुनकर सभी औरतें खुश हो जाती हैं। पर तभी वॉयलेट की माँ मरीन कहती है कि हमें तुम्हारी तारीफ नहीं, बस मदद चाहिए। जो सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं। पीटर कहता है कि तारीफ और मदद दोनों साथ में भी हो सकती है। मरीन कहती है कि आज तो तुम हमारी तारीफ कर रहे हो, पर कल को तुम हमारी पिंकी के पीछे पड़ जाओगे, हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो सुनकर पीटर चुपचाप खड़ा होता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं अपनी माँ की बात से नाराज होकर वॉयलेट भी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रोज उसके पास आती है और कहती है कि शायद पीटर तुम्हें पसंद करता है। जो सुनकर वॉयलेट मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अब वो भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। वह रोज को बताती है कि शायद पीटर ही वही आदमी है जिसके मैं रोज सपने देखा करती थी। मुझे लगता है कि मैं पीटर से अपने खेत में मजदूरी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीटर थोड़ा अजीब सा है और वो उम्र में मुझसे बड़ा भी है। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने उसका औजार लिया है तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। फिर अगले दिन दोपहर में जब वॉयलेट पीटर के लिए खाना लेकर जाती है तो वह उसे एक किताब पढ़ते हुए देखती है, जो देखकर वह और भी खुश हो जाती है कि पीटर भी उसकी तरह पढ़ा लिखा है। फिर वह उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन पीटर इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, जैसे कि वो उससे कुछ छुपा रहा हो। वो बस इतना ही कहता है कि मैं एक लोहार हूँ और अलग अलग जगहों पर जाकर काम करता हूँ। वो उसे कुछ कागज दिखाता है जिनको पढ़कर वॉयलेट हैरान हो जाती है, क्योंकि उनमें गंदी गंदी कहानियां लिखी हुई थीं। अब इसके बाद से उन दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होने लगती है। यहाँ पहली बार वो दोनों आपस में खुलकर बात करते हैं, जिस पर पीटर भी खुश होकर अपनी किताब वॉयलेट को दे देता है। दरअसल पीटर वॉयलेट को बाकी औरतों से ज्यादा समझदार और मैच्योर समझता था। फिर उसी रात जब वॉयलेट पीटर की दी हुई किताब पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ उसे वो किताब पढ़ते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि शायद वो गंदी कहानियां पढ़ रही है, इसलिए वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसे गंदी कहानियों से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसे तो पीटर और वॉयलेट की बढ़ती हुई नजदीकियों से चिंता हो रही थी। अगले दिन पीटर और वॉयलेट नदी से पानी भरकर साथ में गाँव लौटने लगते हैं, जिस दौरान वॉयलेट पीटर से कहती है कि मेरे पास मेरे बाप की बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से कुछ में तो मजदूरी वाली कहानियां भी हैं। पीटर पूछता है कि क्या वो किताब तुम मुझे दे सकती हो। वॉयलेट कहती
है कि मैं तुम्हें वो किताब तो नहीं दे सकती, पर उसकी कहानियां पढ़कर सुना सकती हूँ। जो सुनकर पीटर खुश हो जाता है। इसके बाद रोज वॉयलेट को बताती है कि फसल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अगर गाँव में करने के लिए कोई काम नहीं बचा तो पीटर को ये गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। रोज वॉयलेट से कहती है कि यार तू कुछ तो कर। गाँव की बाकी लड़कियां पता है क्या बोल रही थी कि पीटर का तो तुझे देखकर खड़ा ही नहीं होता। जो सुनकर वॉयलेट निराश हो जाती है। फिर अगले दिन वह पीटर को कई लड़कियों से बातें करते हुए देखती है, जो देखकर उसे लगता है कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर दोपहर को जब वॉयलेट मजदूरी वाली किताब पढ़कर पीटर को सुना रही थी, तभी पीटर वॉयलेट का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर वॉयलेट थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वो किताब पढ़ना जारी रखती है। जिसके बाद पीटर उसके करीब आता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है, जिससे वॉयलेट रुक जाती है और पीटर को पकड़कर चूसना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पीटर उसके खेत में अपना ट्रैक्टर फुल स्पीड में दौड़ाने लगता है। फिर सुबह होते ही वॉयलेट चुपचाप अपने घर लौट आती है। मरीन को पता था कि उसकी बेटी कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आई है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर अपने बाल और कपड़े ठीक करने के बाद वॉयलेट खिड़की के पास जाती है और एक साफ पानी से भरे कटोरे में अपना चेहरा देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को पहचान नहीं पा रही। वहीं जब खेत में पीटर और वॉयलेट साथ में काम कर रहे होते हैं, तो उन दोनों को एक साथ देखकर रोज मुस्कुराने लगती है। वो खुश थी कि फाइनली वॉयलेट को भी मजदूरी वाला सुख मिल ही गया। फिर एक रात वॉयलेट हमेशा की तरह पीटर के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन तभी पीटर उसे दबोच लेता है और उसके खेत में फिर से अपना ट्रैक्टर दौड़ाने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर और वॉयलेट अपने रिश्तों को छुपाने की बजाय खुलेआम एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे थे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि गाँव वाले उनके रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे। फिर एक रात जब पीटर और वॉयलेट धुआंधार मजदूरी करके आराम कर रहे थे, तभी पीटर अपनी कविताओं की किताब निकालता है और वॉयलेट को एक कविता पढ़कर सुनाने लगता है। कहता है कि प्यार, ताकत, पैसा और मजदूरी, इनकी इच्छा एक ऐसे गड्ढे की तरह है जिनका कोई अंत नहीं होता। इसलिए इंसान को हमेशा शांत और साधारण जीवन ही जीना चाहिए। फिर अगले दिन जब वॉयलेट कपड़े धो रही थी, तभी बाकी की लड़कियां उससे जलते हुए कहती हैं कि शायद तुम हमारे नियम भूल चुकी हो। हमने नियम बनाया था कि अगर इस गाँव में कोई भी मर्द आएगा तो वह किसी एक लड़की का नहीं बल्कि हम सबका होगा। इसलिए पीटर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सभी का है और हम सभी उससे अपनी अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हैं। जो बात सुनकर वॉयलेट नाराज हो जाती है और उन्हें गंदी गंदी गालियां बकने लगती है। वॉयलेट उन्हें साफ कह देती है कि अगर तुम्हें पीटर चाहिए तो आकर खुद ले जाओ। वहीं रोज चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन अब वो भी पीटर के साथ मजदूरी करने के लिए तड़पी जा रही थी। वहीं परेशान होकर वॉयलेट अकेले रहने के लिए जंगल में चली जाती है। तभी पीटर भी उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। यहाँ वॉयलेट उसे सारी सच्चाई बता देती है कि गाँव की सभी औरतें बच्चे पैदा करना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनका बच्चा पैदा करने में मदद करोगे। जो बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है। उसे लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं, बस उन औरतों की जरूरत है। पीटर पूछता है कि अगर इन औरतों के पति वापस आ गए तब क्या होगा। वॉयलेट कहती है कि अगर उनको वापस आना होता तो अब तक आ जाते, लेकिन पीटर उसकी बातों से संतुष्ट नहीं था। वो कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानती और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को रोज और उसकी दो सहेलियां वॉयलेट के घर पर आती हैं, जहाँ पर वो वॉयलेट को उदास देखकर समझ जाती हैं कि पीटर उसे छोड़कर जा चुका है। रोज कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो वापस जरूर आएगा। एक आदमी अपने माँ बाप के बिना रह सकता है, काम धंधे के बिना रह सकता है, लेकिन गुलाबी के बिना कभी नहीं रह सकता। फिर रात में वॉयलेट पीटर के बिस्तर पर बैठकर उसके कागज देखती है। उसे लगता है कि पीटर उससे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वॉयलेट को यकीन नहीं था कि पीटर एक लोहार है। अगले दिन वो पीटर के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ पर पीटर भी अब वापस आ चुका था, लेकिन वो वॉयलेट से ज्यादा बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो वॉयलेट से कहता है कि मैं दूसरी लड़कियों की भी पिंकी बजाना चाहता हूँ, जैसे मैं तुम्हारी बजाया करता था। जो सुनकर वॉयलेट पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ आ चुका था कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं और उन सभी को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। जिसके बाद वॉयलेट वहाँ से चली जाती है। आगे जब रोज और वॉयलेट एक चर्च के अंदर बैठे थे, तभी वॉयलेट रोज को बताती है कि मैं पीटर को छोड़ नहीं सकती, मैं उसके साथ फिर भी रहूंगी, भले वो कितने ही लड़कियों के साथ रात बिता ले। इस पर रोज वॉयलेट से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम पीटर को अभी भी समझा सकती हो और उसे अपने पास वापस ला सकती हो। आगे वॉयलेट अपने आप को शांत करने के लिए एक नदी में नहाने जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आती है तो पीटर वहीं पर खड़ा होता है। पीटर अभी भी वॉयलेट से बहुत प्यार करता था। वॉयलेट नोटिस करती है कि पीटर दूसरी औरतों के साथ भी हंस खेल रहा था, लेकिन वो उन औरतों से प्यार नहीं करता था, बस दिखावा कर रहा था। फिर रात को वॉयलेट एक डरावने सपने से जाग जाती है। उसकी इतनी फटी पड़ी थी कि डर के मारे वह पीटर के पास चली जाती है। वहीं पीटर ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था और मौका मिलते ही वो भी वॉयलेट के खेत में अपनी 9 इंच की कुल्हाड़ी के साथ खुदाई करने लगता है। फिर अगले दिन रोज वॉयलेट से कहती है कि मुझे पीटर से एक बच्चा चाहिए
चाहिए, जो सुनकर वॉयलेट निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जब वॉयलेट और पीटर साथ में बैठे थे तभी पीटर उसे बताता है कि मैं सैनिकों से छुपते छुपाते यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे देश छोड़कर भागना पड़ेगा और मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वॉयलेट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वॉयलेट बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि ये सुनकर पीटर क्या सोचेगा। आगे वॉयलेट जब ये बात पीटर को बताती है तो वो भी बहुत खुश होता है। कहता है कि अगर मैं ये गांव छोड़कर गया तो तुमको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर अगले दिन अल्जीरिया के कैंप से 2 आदमी पॉल और रॉबर्ट गांव में आते हैं। वो बताते हैं कि कुछ आदमी घर लौट रहे हैं लेकिन कुछ कभी नहीं लौटेंगे, जिनमें से एक वॉयलेट का बाप भी था। जो बात सुनते ही मरीन तो सदमे से बेहोश हो जाती है। वहीं पीटर देखता है कि लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे और वह समझ जाता है कि अब यहाँ से जाने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ रोज, वॉयलेट और वो बूढ़ी औरत मिलकर फैसला करते हैं कि जिन भी औरतों को पीटर ने प्रेग्नेंट किया है उन्हें सबसे छुपा कर रखना पड़ेगा। तभी वॉयलेट उनसे कहती है कि अगर पीटर जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। फिर उस रात वॉयलेट अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जो उसे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वॉयलेट उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से सीधा पीटर के घर आ जाती है। यहाँ उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें पीटर ने लिखा था कि मुझे नहीं पता भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, क्या पता मुझे सैनिकों के हाथों मरवा दिया जाए और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चिट्ठियाँ लिखता रहूंगा। वो वॉयलेट को इसी गाँव में रहकर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वॉयलेट पीटर को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन पीटर तब तक जा चुका था और पीछे सिर्फ वॉयलेट रह जाती है अपने अधूरे सपनों और यादों के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।